आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का इतिहास अध्याय 11 झारखंड में हॉकी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखिए, आइए याद करें। में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है, देखिए, क आयरलैंड में हॉकी को रिक्त स्थान नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा हर्ली। फिर से देखिए इसको, आयरलैंड में हॉकी को हर्ली के नाम से जाना जाता है। ये आयरलैंड का मानचित्र है, ठीक है। ये आयरलैंड जो है इंग्लैंड का पश्चिम दिशा में आता है, ठीक है। इसी का पड़ोसी देश है ये। आगे देखिए, ख हॉकी को ओलंपिक में रिक्त स्थान शामिल किया गया। तो यहाँ आपका भराएगा 1990 ईस्वी। फिर से देखिए, हॉकी को ओलंपिक में 1990 ईस्वी में शामिल किया गया। ये ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। इसका भी अर्थ होता है जो आपको हम आगे वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से बता देंगे। अगला देखिए, ग रिक्त स्थान झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ आपका भराएगा सावित्री पूर्ति। फिर से देखिए, सावित्री पूर्ति झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। ये सावित्री पूर्ति जी का तस्वीर है। अगला देखिए, घ एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रिक्त स्थान थे। तो यहाँ आपका भराएगा जयपाल सिंह मुंडा। फिर से देखिए इसको, एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। ये जयपाल सिंह जी का तस्वीर है। अगला देखिए, मॉस्को ओलंपिक टीम में झारखंड के रिक्त स्थान शामिल थे। तो यहाँ आपका भराएगा सिल्वानुस डुंगडुंग। फिर से देखिए, मॉस्को ओलंपिक टीम में झारखंड के सिल्वानुस डुंगडुंग शामिल थे, ठीक है। सिल्वानुस डुंगडुंग का ये तस्वीर है। झारखंड को इन पे नाज है। अगला देखिए, प्रश्न 2 नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न का, कलकतिया स्टिक कैसे तैयार होती थी। देखिए, ये कलकतिया स्टिक कैसे तैयार होती थी, इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए उत्तर, हॉकी स्टिक और गेंद की अनुपलब्धता की समस्या का समाधान बिल्कुल देसी ढंग से निकाला गया। फैक्ट्री निर्मित हॉकी स्टिक को उन दिनों छोटानागपुर के अनेक गांवों में कलकतिया स्टिक भी कहा जाता था। जो उत्साही आदिवासी खिलाड़ी कलकतिया स्टिक जुगाड़ नहीं कर पाते, वे बांस और पेड़ की टहनियों को काटकर उन्हें हॉकी स्टिक की शक्ल दे देते थे। बांस एवं केंद की लकड़ी का प्रयोग स्टिक बनाने में
ज़्यादा किया जाता था। बांस की गोलाकार जड़ों को छील छाल कर गेंद की शक्ल दे दी जाती थी। बांस का पौधा स्वाभाविक रूप से जड़ के पास हॉकी स्टिक की तरह कुछ टेढ़ा हुआ करता था, जबकि गेंद की डाली को आग पर सेंककर उसके आगे के हिस्से को टेढ़ा करने के लिए जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसके शेष हिस्से को रस्सी से खींचकर झुकाते हुए किसी भारी पत्थर या अन्य सहारे से बांध दिया जाता था। लगभग 3 सप्ताह तक ऐसी स्थिति में रखने से वह डाली स्टिक की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। इसे कलकतिया स्टिक कहा जाता था। ठीक है, माने ये एक तरह का जुगाड़ था जो लोग खुद से तैयार करते थे। अगला प्रश्न है ख नंबर, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी क्यों खेला जाता है? उत्तर देखिए, आज हॉकी के खेल में अत्याधुनिक तकनीक का व्यवहार ज़्यादा होने लगा है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में इन तकनीकों का प्रयोग आसान होता है, खिलाड़ियों के घायल होने की संभावना कम हो जाती है। आप इसको 4 लाइन भी लिख सकते हैं या फिर कुछ विस्तार में आगे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी इसलिए खेला जाता है क्योंकि एस्ट्रोटर्फ मैदान पूरी तरह समतल होता है। इसमें कृत्रिम घास उगाई जाती है जो साधारण घास की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है, जिससे खेल के दौरान यह उखड़ती नहीं और एक बड़ी समस्या जैसे खेल के दौरान मैदान में गड्ढे होने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इस मैदान पर दिन और रात दोनों समय मैच खेले जा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। इसके लिए स्पेशल उसमें घास लगाया जाता है। ठीक है, बहुत हरा भरा मैदान दिखता है और गेंद भी उसमें बहुत तेज़ी से स्लिप करके पार हो जाती है। आगे है, आइए चर्चा करें। प्रश्न 3 देखिए, 1928 से 1956 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी टीम के दबदबे को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? उत्तर देखिए, स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय हॉकी टीम ने सफलता की नई इबारत लिखना प्रारंभ कर दिया। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 से मैस्को ओलंपिक जो कि 1968 में हुआ था तक भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते। 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी के लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर पूरे दुनिया में अपनी धाक जमा दी। इस दौरान लगातार 24 मैचों में अपना विजयी अभियान जारी रखा। भारतीय टीम का प्रभाव विश्व हॉकी में कितना था इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस अवधि में भारत ने विपक्षी टीमों के खिलाफ 178 गोल दागे, जबकि भारत के विरुद्ध 24 मैचों में विपक्षी माने दूसरी जो टीम होती थी सिर्फ 7 गोल ही दाग सकी। हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाने में ध्यानचंद
रूप सिंह, बलबीर सिंह, धनराज पिल्ले, जफर इकबाल, माइकल किंडो, दिलीप तिर्की, मोहम्मद शाहिद सहित अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा के कायल जर्मन तानाशाह हिटलर भी थे। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था? उत्तर देखिए, मेजर ध्यानचंद ने पहले ही मैच में 6 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोल का कीर्तिमान बनाया। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गेंद लगे होने की बात भी कही गई। जर्मन तानाशाह हिटलर भी उनकी प्रतिभा के कायल थे, माने बहुत ही अच्छा खेलते थे, एकदम उनके स्टिक से गेंद एकदम चिपक के रहती थी। ठीक है, माने उनका खेलने का कला ही बहुत ज़बरदस्त था। आगे, उनकी अगुवाई में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशिया कप में भारतीय हॉकी ने अभूतपूर्व सफलता पाई। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है, इसलिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, आपके अनुसार बरियातू हॉकी सेंटर को इतनी सफलता क्यों प्राप्त हुई? उत्तर देखिए, 1974-75 में तत्कालीन बिहार सरकार, ठीक है, अभी जो झारखंड है, ने राज्य खेल परिषद का गठन किया और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से प्रतिभाओं को तलाशने की योजना बनाई। इसके तहत 12-13 साल की प्रतिभाओं का चयन कर योग्य शिक्षकों के देखरेख में उनको प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया। इसी क्रम में रांची स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू में आदिवासी लड़कियों के लिए हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। खेल मंत्रालय ने हॉकी प्रशिक्षक कुलवंत सिंह को रांची भेजा, जिसके बाद महिला हॉकी के इतिहास में सुनहरे पन्ने एक के बाद एक जुड़ते चले गए। इस हॉकी सेंटर ने देश को 50 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी दिए। ऐसी उपलब्धि संभवतः देश के किसी अन्य विद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र के खाते में दर्ज नहीं है। ठीक है, ये बरियातू जो है आवासीय विद्यालय है लड़की लोगों के लिए। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, महिला हॉकी में जनजातीय युवतियों का वर्चस्व क्यों है? उत्तर देखिए, जनजातीय युवतियां शारीरिक रूप से मजबूत और प्रतिभा की धनी होती हैं। राज्य खेल परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त
प्रयास से प्रतिभाओं को तलाशने की योजना बनाई गई। अच्छे खेल प्रशिक्षकों के कठिन परिश्रम और जनजातियों को नैसर्गिक प्रतिभा के कारण महिला हॉकी में जनजातीय युवतियां का वर्चस्व है। आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर इसको और थोड़ा सा लंबा करके भी लिख सकते हैं। देखिए उसको भी, महिला हॉकी की चर्चा के बिना झारखंड के हॉकी को नहीं समझा जा सकता है। लगभग 4 दशक में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की जनजातीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अपनी सशक्त मौजूदगी का एहसास कराया है। शारीरिक रूप से मजबूत और प्रतिभा की धनी झारखंड की जनजातीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए केंद्र सरकार ने भी दिलचस्पी दिखाई। खेल मंत्रालय ने हॉकी प्रशिक्षक कुलवंत सिंह को रांची भेजा, जिसके बाद महिला हॉकी के इतिहास में सुनहरे पन्ने एक के बाद एक जुड़ते चले गए। कुलवंत सिंह के मार्गदर्शन में पहले सत्र के लिए 33 लड़कियों का चयन किया गया। खिलाड़ियों की नैसर्गिक प्रतिभा और कुलवंत सिंह के कठिन परिश्रम का फल जल्द देखने को मिला। 1976 में ही अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद में झारखंड की टीम उपविजेता बनी। 1978 ईस्वी में बिहार खेल प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत कई अन्य खेलों को भी प्रोत्साहन दिया गया। साल 1983 झारखंड की महिला हॉकी के लिए अविस्मरणीय वर्ष रहा। झारखंड की सावित्री पूर्ति का चयन रूस जाने वाली भारतीय टीम में कर लिया गया। भारतीय टीम में स्थान हासिल करने वाली वह बिहार झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी। टीम में 9वीं कक्षा की छात्रा अलमा गुड़िया को सुरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुन लिया गया था। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी अनवरत जारी है। यह पाठ यहीं समाप्त हुआ, इसके प्रश्न यहीं समाप्त हुए। और आप सबको कोई भी दिक्कत हो तो उसमें कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।